सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि साल में कम से कम एक दफ़ा, कई दफ़ा इससे ज़्यादा भी शोर मचता है चीनी के ऊपर। कभी चीनी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। कभी पता लगता है कि हमारे रिज़र्व में पड़ी हुई है, लेकिन फिर पता लगता है कि नहीं, वो तो साल भर के लिए नाकाफ़ी थी। एज़ वी स्पीक एक मसला चल रहा है कि शुगर मिल्स को फौरी तौर पर हुकूमत ने कहा कि आप क्रशिंग शुरू करें। शुगर मिल्स काफ़ी सारी थी जिन्होंने रजिस्ट किया कि अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत ने फिर उनको कहा कि अब अगर आप क्रशिंग नहीं करेंगे तो हम आपसे आहनी हाथों से निपटेंगे। फिर उन्होंने क्रशिंग शुरू कर दी। सो ये सारा मसला है क्या? मैं इसके जवाब चाहता हूँ। सर इसके जवाब जो है हमें अनकरीब मिलने वाले हैं सर, इसी शो पे कोशिश करेंगे। और सर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि चीनी खुद तो सर बिल्कुल बेहतरीन मीठी होती है, लेकिन उनके मामलात बड़े खट्टे हैं। तो उस चीज़ को हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। IMF की आज से एक महीना पहले एक टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट भी आई थी, उसमें बड़े बड़े इंकशाफ हुए IMF की तरफ से। वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ तो पता थी, उनको भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास दो गेस्ट मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किए। सिकंदर फयाज बडेरा साहब ने, काश्तकार हैं, और उसके अलावा अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किए, चेयरमैन है कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। सिकंदर साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे अली जैसे बता रहे थे कि अब फिर काश्तकार की तरफ, और जहाँ पे गन्ना प्रोवाइड करने की हद तक और ख़ास तौर पे क्रशिंग की हद तक, ये सारी एक लिंक्ड किस्म की चीज़ होती है। और इसके ऊपर फिर से गवर्नमेंट ने कहा है जी कि आप क्रशिंग शुरू करें। अब ये चीनी की शॉर्टेज जो है, इसके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान होता है कि आया ये एक आर्टिफिशियल तौर पे क्रिएट की जा रही है, कभी एक्सेस हो जाती है, कभी इम्पोर्ट हो जाती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काश्तकार की हद तक, और उसके अलावा भी कि आपको जब ये मामला तय करने पड़ते हैं किसी मिल के साथ, तो इसके अंदर कितनी मुश्किलात आती है और हुकूमत कितना इसके अंदर इंटरफियर करती है? सर काश्तकार जो है ना गन्ने का, वो तो मैं आपको बताऊं जी, मुझे 21 साल हो गए काश्तकारी खुद से करते हुए। तो एक वक्त था कि जब मैं लार्ज स्केल पे गन्ने की काश्त किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब मैं चंद एकड़ गन्ना काश्त करता हूँ। वजह क्या है कि काश्तकार बेचारा इतना बेबस हो जाता है मिलों के सामने, ना उसको पेमेंट वक्त पे मिलती है, ना उसको रेट पूरा मिलता है, ना उसको जो भी उसके मसले मसाइल जो एक मिल को जो काश्तकार के हल करने चाहिए, उसका कोई मसला हल नहीं होता। और फिर आखिर में ब्लेम भी बेचारा काश्तकार होता है कि उसको फिर माफिया भी कह दिया जाता है। अब इस वक्त जो अभी सूरत हाल ये है कि पिछले साल जो गन्ने की केन परचेज रिसीट या जो गन्ने की सपोर्ट प्राइस थी, वो 430 रुपए थी। इस साल हुकूमत ने वो सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी और गन्ना बिकना शुरू हो गया 400 रुपए से नीचे। तो काश्तकार ने गन्ना रोक लिया। अब काश्तकार बेचारे के पास पूरे साल की एक ही फसल है, अगर वो उस फसल में भी नुकसान कर लेगा तो ऑब्वियसली वो अगली फसल ही नहीं काश्त कर सकता। शुगर मिल जो है उनको इस बार क्योंकि थोड़ी खुली छूट मिल गई, पहले फिर भी एक चले सपोर्ट प्राइस वाला उनके ऊपर एक तलवार होती थी जिसको वो अमूमन माना नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काश्तकार के पास एक वो हुआ करता था कि यार कम से कम हुकूमत ने हमारे लिए इतना रेट तो तय कर दिया। अब वो रेट भी नहीं है। अभी फिलहाल मामला स्टेलमेट में चला गया कि काश्तकार इतने कम रेट पे गन्ना देने को तैयार नहीं है, और मिलें जो है वो जो उसकी सही कीमत होनी चाहिए चीनी की, वो देने को तैयार नहीं है। तो अभी इस वक्त तो मामला इसमें फंसा हुआ है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि हमें फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट, तो मुझे तो नहीं याद कभी हमें किसी भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हो। 3 साल जो हमारे तहरीक इंसाफ के दौर में गुजरे, उसमें कम से कम ये था कि रेट कंसिस्टेंट था, CPR हमें मिल रहे थे और पेमेंट टाइम पे हो रही थी। ना उससे पहले मुझे कभी याद है कि पेमेंट हमें टाइम पे हुई हो या हमें सही रेट पे पेमेंट हुई हो, ना उसके बाद से। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं काश्तकार के। चीनी की जो कमी या चीनी की जो एक्सेस है, उसका काश्तकार से कुछ लेना देना नहीं है। काश्तकार तो साल में सिर्फ 3 माह के लिए गन्ना अपना मिल को सप्लाई करता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके अलावा रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, चीनी का अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, उसका काश्तकार से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आपका क्या ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त चीनी जो आप क्योंकि होलसेल एसोसिएशन के सदर हैं, आपके ख्याल में चीनी इस वक्त हमारे पास एक्सेस में है, शॉर्टेज है? क्या हमें इस साल मज़ीद इंपोर्ट करनी पड़ेगी या हम सेल्फ सफिशेंट हैं? देखें, जो अभी जिन साहब ने हमारी बात की, काश्तकार हैं माशाल्लाह,
और किसान हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखें, किसान का जो गन्ना 400 रुपये मन, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 10 रुपये किलो गन्ना हुआ। इसकी बाकियात भी डबल रेट पे बिकती है, यानी मोलासिस 35,000 रुपये टन, और इसकी जो बगास से बिजली बनती है, एथोलिन बनता है, और गन्ने का छिलका वो भी डबल रेट में बिकता है। मुझे आप बताएं कि ये कोहराम कैसे मचाया जाता है। आप ये देख लें कि अगर इसकी कोस्टिंग बनाने जाएंगे हम तो 80 रुपये किलो चीनी पड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, शुगर कार्टेल नहीं होना चाहिए। डीरेगुलेट करने से क्या फ़ायदा हुआ? किसान ने उन्हें, गंदुम में भी यही हुआ, 52 रुपये की गंदुम उनकी 100 रुपये 105 रुपये में बिक रही है। तो ये पब्लिक को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसान भाई रुल गए, और उनको कितनी तकालीफ हैं कि वो अपना कपड़ा, रोटी, खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कोहराम मचता है, 3-3 दिन 4-4 दिन तो ट्रालियों में माल पड़ा होता है, फिर जब उनको बेचा जाता है तो कटौती भी करते हैं, 5% 10% कटौती। आप ये बताएं कि दूसरा मरहला ये आता है कि हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो देना ही नहीं चाहते, और किसानों के लिए कोई मराद भी हम देना नहीं चाहते, और डीरेगुलेट की बात करते हैं। जब आप डीरेगुलेट करने जाएंगे तो किसानों को सपोर्ट तो कहीं देनी पड़ेगी ना आपको, ये तो नहीं है। और ये मैं दूसरी बात आपसे ये कर दूं कि नॉन फाइलर फाइलर क्या होता है चीनी में। पहला सवाल है मेरा कि फाइलर को ही अलाउ है कि इनकम टैक्स नंबर होना चाहिए, उसका सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड नंबर भी होना चाहिए। नॉन फाइलर का मतलब ये हुआ तो सेल टैक्स ही नहीं भर रहा, तो हमारे कौमी खजानों को भी नुकसान पहुंचता है। आप ये बताएं कि अगर हम इन मराइल को तय करना चाहते हैं तो इस पे ऐसी कदगन लगे कि इस पे इनकम टैक्स, सेल टैक्स नंबर होना लाजमी करार दिया जाए, ताकि ये होर्डिंग भी ना हो। जब सस्ती चीनी होगी तो होर्डिंग हो जाएगी। मैं आपको बर वक्त ये बता रहा हूँ कि ये 80 रुपये किलो या 100 रुपये रिटेल में भी बिकेगी इंशाल्लाह। और ये जो मराते हैं हमने एलीट क्लास को दी हुई हैं, ये चंद लोगों के लिए मुल्क नहीं बनाया। चंद लोग जो आप शुगर मिल्स कहते हैं जिनको वो कौन है? जाहिर सी बात है ज़ख़ीरा अंदोज हैं वो, और वो चीनी की प्रोडक्शन करते हैं, तो उन गरीबों को मारा ही जाता है ना, और उनको तो कोई मराते भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आखिर हमको एग्रीकल्चर कंट्री बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे बेरहमाना ये फैसले अच्छे नहीं हैं। डीरेगुलेट करने से हमारा गंदम के भी रेट डबल हो गए। हमारे को या तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख लें, आटे के रेट 160 रुपये हैं और चीनी के रेट आज 140 रुपये हैं। आप देखें, आटा महंगा और चीनी सस्ती है। ये एक लम्हात आने वाले हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना लाजमी है। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, और हम इस कंट्री के लिए जैसे दूसरे ममालिक भी फूड सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं, फूड सिक्योरिटी का ख्याल भी नहीं किया गया। कभी भी नागानी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो इसमें हमारी गंदम भी तो ज़ख़ीरा होना चाहिए, चीनी भी ज़ख़ीरा होना चाहिए। देखें, आपने एक्सपोर्ट कर दी 7.5 लाख टन 100 रुपये के रेट से, और इंपोर्ट कर दी हमने 3,20,000 टन 170 रुपये किलो के रेट से। आप मुझे बताएं कि ये ज़र मुबादला हमारा जो ज़ाया हुआ डॉलर की शक्ल में, उसका कौन जवाबदार है? सब ये पूछना चाहिए पहले। 1.5 लाख टन अभी भी टीसीबी के गोदामों में मौजूद है। चीनी हमारे पास वाफिर मिकदार में थी। और इस सीज़न की भी मैं बात कर दूँ कि इंटरनेशनली क्रॉप अच्छे हुए हैं। ब्राज़ील, वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया और पाकिस्तान भी 20% क्रॉप ज़्यादा है। बस इस पे इक़दाम उठाने हैं हुकूमत वक्त को, ये सोचना है। वज़ीर आज़म साहब भी सोचें, वज़ीर ख़जाना भी सोचें, टैक्स रेवेन्यू के लिए भी बात करें। अगर टैक्स ही नहीं आएगा तो गरीब पे ही डायरेक्ट बोझ पड़ता है। हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना। हमारी दालें जो इम्पोर्ट होती है 18 लाख टन है, 18 लाख टन मंगानी चाहिए, उसकी जगह 30 लाख टन आ जाता है। कोई इम्पोर्ट पॉलिसी बनी है कोई? एडिबल ऑयल में भी यही है कि हम 36 लाख टन हमारी खपत है तो 46 लाख टन आ जाता है। तो भाई कदगन भी तो लगनी चाहिए कि हमारी ज़रूरत ये है। जब चीनी की हमें ज़रूरत नहीं थी तो इम्पोर्ट क्यों की गई?
ये लम्हा फिक्रिया है जी बिल्कुल, सोचने की बात है। सिकंदर साहब ये बताइएगा कि ये तो रऊफ साहब की तरफ से एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू का आ गया कि जी इंपोर्ट होती है और इतनी पड़ी हुई भी जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी एक एक्सेस के अंदर है, लेकिन मैं अगेन आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से भी जानना चाहता हूँ कि एक तो फ्लडिंग की हद तक बताइएगा कि इस दफ़ा अब जो नेक्स्ट आप क्रॉप करेंगे गंदम की, फ्लड से कितना इसको नंबर 1 इफ़ेक्ट आएगा। आप इसके साथ बेशक गन्ने के साथ साथ आप गंदम को भी क्लब कर लें क्योंकि वो भी एक हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कि जैसे आपने पहले तो बता दिया गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, लेकिन ये एक IMF की रिमोट जो महीना पहले आई थी उसके अंदर फैसिलिटेशन जो है वो सारी मिल ओनर्स की तरफ है। क्या ये एक रिवाज बन गया है? क्या ये पोलिटिसाइज्ड मामला है जिसकी वजह से एक रिलीफ या एक प्रोटेक्शन दी जाती है जिसको एक लफ्ज़ कार्टेल इस्तेमाल करती है IMF खुद? तो ये दो सर पॉइंट्स प्लीज बताइएगा। पहला जो आपने फ्लड और गंदम का कहा, तो फ्लड्स की वजह से तो एक्चुअली गंदम की काश्त बढ़ जाती है क्योंकि हमारा फ्लड सीजन जो है वो नॉर्मली सितंबर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीने में फ्लड आता है, तो जो फसल जो भी खड़ी हो वो खराब हो जाती है। तो उसके बाद अगली जो फसल है वो लामहल्ला गंदम भी होती है। तो फ्लड से गंदम पे तो ये इफेक्ट आता है कि गंदम की काश्त थोड़ी सी बढ़ जाती है उससे। और अब आगे लोग को देख रहे हैं कि गन्ने की काश्त थोड़ी सी शायद बढ़ जाए फ्लड प्रोन एरियाज में, बिकॉज इस साल जो फ्लड आया उसके बाद हमने देखा कि गन्ना एक वाइड फसल थी जो सरवाइव कर गई फ्लड को, बाकी कोई और फसल नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि फ्लड के फौरी बाद टाइम गंदम का होता है तो गंदम की काश्त थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा, जो दूसरी बात आपने की ना फैसिलिटेशन वाली, मैं एक दफा पहले भी हम इसी शो में हमारी बात हुई थी कि आप 1990 से लेके और 2025 तक आप जितने भी पाकिस्तान के वजीर आजम गुजरे हैं आप उनके नाम गिन लें और उनमें से मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो शुगर मिल के मालिक नहीं है। मैं आपको उंगलियों पे गिन देता हूं। जमाली साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और इमरान खान साहब, ये तीन आपके टोटल प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं जिनकी शुगर मिल नहीं थी। जमाली साहब जब थे पावर में तो चौधरी साहबान उस वक्त सारी पार्टी कंट्रोल कर रहे थे, उनकी शुगर मिलती। राजा परवेज अशरफ या गिलानी साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो जरदारी साहब हर चीज कंट्रोल कर रहे थे, उनकी शुगर मिलती। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद होगा कि चीनी पहले एक्सपोर्ट हुई, फिर कमी हो गई, फिर रेट बढ़ गया, इंक्वायरी हुई। तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद आज तक वो उसी इंक्वायरी की सजा भुगत रहे हैं। उसमें जहांगीर तरीन साहब उस वक्त इन्वॉल्व थे, वो हम सबके सामने है। अभी एग्जैक्टली फिर वही हुआ। तो आपकी जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनकी मेजॉरिटी और जो है वो तो ओन ही हमारी जो रूलिंग क्लास है वो करती है। तो वो रूलिंग क्लास काश्तकार के हक में किस तरह कोई भी पॉलिसी बनाएगी? उसकी जो भी पॉलिसी होती है वो शुगर माफिया, शुगर कार्टेल्स के हक में होती है, शुगर मिल्स के हक में होती है। ये कैसे हो सकता है कि शुगर मिल्स आपके मुल्क में अपना स्टॉक मिस रिपोर्ट करके उसको इन्फ्लेट करके बता दें, उसके बाद गवर्नमेंट जो आपकी ECC है वो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दे, 3 महीने के बाद पता चले नहीं जी स्टॉक जो बताया गया था उतना तो है ही नहीं, अब स्टॉक कम है, अब हमें वापस बाहर से इंपोर्ट करनी है। ये आपके इसी मुल्क में भी 3-4 महीने पहले हुआ। 300 अरब रुपए का ये बताया गया कि जी जो आम सारिफ है उसको ये टीका लगा, आपके सामने हो रहा है। तो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो इंक्वायरीज करने वाले हैं, जो उनको अकाउंटेबल ठहराने वाले हैं, वो खुद शुगर मिलर्स हैं। तो शुगर मिलर्स अगर हर चीज खुद ही कर रहे हैं तो वो आपका और मेरा कैसे सोच सकते हैं? तो इसलिए जब तक आप इस शुगर इंडस्ट्री को, जिस तरह अभी बात हो रही है डीरेगुलेट करने की, आप माइक्रो शुगर मिल्स लगाने दें, काश्तकार को खुद लगाने दें। थोड़ा अर्सा पहले तक तो काश्तकार के गुड़ निकालने पर भी पाबंदी थी, तो इसको जरा डीरेगुलेट करें। इतनी जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं उसकी बजाय फार्मर्स को लगाने दें, छोटे छोटे यूनिट्स लगाने दें, ऑटोमेटिकली आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, एक तो मैं पहले तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जाहिर है तमाम शुगर मिल ओनर्स तक रसाई हमारी मुमकिन नहीं थी, लेकिन हमने बहुत को अप्रोच किया, आज कोई अवेलेबल नहीं था। अगर कोई भी आज जो गुफ्तगू हो रही है इसका जवाब देने के लिए आना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, किसी भी दिन वो आ सकते हैं। दूसरी चीज़ अब्दुल रऊफ साहब, ये जो बात हो रही है इसके मुताबिक क्योंकि पाकिस्तान में शुगर मिल के लिए जो लाइसेंस है वो लेना एक बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए ये कहा जाता है कि शायद जो पॉलिटिकल एलीट है वो ये सारे लाइसेंसेस आपस में अपने पास रखती है या एक दूसरे को बांट लेती है। सो सवाल ये है कि आपके ख्याल में अगर इन लाइसेंसेस को आम लोगों को भी दे दिया जाए तो कंपटीशन आने की वजह से हमारे मसाइल ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल सही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एलीट क्लास एक अलग इनका कार्टेल सिस्टम है कि आप ये देखेंगे कि जब पिछले दौर में जो उन्होंने फरमाया, पिछले दौर में इमरान खान के दौर में भी यही हुआ, शहबाज शरीफ के दौर में यही हुआ, इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो।
आप ये बताएं, माहिर मईशत कोई नहीं है हमारे मुल्क में? क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बना सकते? क्या हम नाअहल हो गए हैं? क्या हुआ है? मुझे पहले हमें ज़र मुबादला बचाना है हमारे इस मुल्क का। जब डॉलर आएंगे तो ये मुल्क सर्वाइव करेगा, एक्सपोर्ट होगा तो सर्वाइव करेगा, वरना तो ये आप किसान भाइयों को 25-30 लाख अफराद इतने यानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, तो उन किसानों के लिए तो मराद देनी चाहिए। दूसरी कंट्रियां सपोर्ट प्राइस भी देती हैं, ये सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। मैं गंदम के बारे में यही कहूँगा और चीनी के बारे में, अगर छोटी फैक्ट्रियों को भी लाइसेंस दे दिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये कार्टेल को तोड़ने का सिस्टम ही ये होना चाहिए, लाइसेंस दें उनको और उनको काम करने दें। अगर वो उनको लिए मराते दें, वो इंडस्ट्री लगानी चाहें, छोटी इंडस्ट्री लगानी चाहें तो उनको लगाने दें। ये थोड़ी होता है कि एलीट क्लास के लिए मुल्क बनाए, नहीं है ऐसा। हम कार्टेलाइज के उसमें जा रहे हैं और मैं आपसे यही कहूँगा कि जब सेल टैक्स जो मेन मौजू है हमारा 18% GST, नॉन फाइलर होता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल यानी मैं लम्हा फिक्री है कि कोई बोलने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये क्या कोराम है? गरीब को गरीब तर करने जा रहे हैं और मिडिल लोग भी इस सैलरी में गुजारा कर सकते हैं? 35,000 या 30,000 में कोई गुजारा कर सकता है घर बहुत का? शुक्रिया। मैं आपसे एक मिनट लेना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब सिकंदर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सर एंड में बात यही है कि एक तो कार्टेल तोड़ने का तरीका ये है, जैसे हमारे दोनों गेस्ट ने बताया, कि आप छोटे शुगर मिल्स लगाने दें। ये जो एक किस्म की एक रुकावटें हैं, इनको तोड़ें, इंडस्ट्री को वाइड होने दें, शायद ये चीज़ें हल हो जाएं। लेकिन जैसे डेरा साहब ने बताया और गिनवाया है इनफैक्ट कि कितने ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनके पास खुद शुगर मिल्स है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, देखिए कारोबार में जब तक कंपटीशन नहीं आता तब तक मोनोपोली रहती है। सो यहाँ पर कंपटीशन आने से कौन रोक रहा है? जो लाइसेंस देने वाले जिनके पास ये ताकत है लाइसेंस देने की, उन्होंने ही रोका हुआ है और वही बरसरे इक़्तिदार है। सो अगर यहाँ पर लाइसेंसेस मिल जाएं, यहाँ कंपटीशन आ जाए, तो फिर कार्टेलाइजेशन मुमकिन ही नहीं है। सो हर चीज़ का एक ही इलाज है, वो है कंपटीशन। यहाँ पे जाते एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर मंडी बहाउद्दीन में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या सर पेश है। शादी की तकरीब में सर मुखालफिन ने फायरिंग की। 2 लोग जो हैं वो जहाँ बाग हुए और 3 इस वक्त ज़ख्मी हैं। ये मामला जो है चल रहा है। IG पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। IG पंजाब का ये कहना है कि इसके ऊपर हम कायदा तफ्तीश जारी है और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ के हम पूरा कानून जो है अपनी हरकत में आएगा। बट अगेन ये एक शादी की तकरीब थी और ये मामलात जो हैं ये अजीब-ओ-गरीब होते जा रहे हैं कि शादियों के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी आज से चंद महीने पहले, चंद महीने क्या शायद मेरे ख्याल में तब तो साल हो गया है, कोई गैंग वॉर के अंदर एक शादी की तकरीब के अंदर ही कोई मुखालफिन की फायरिंग फूरिंग के सिलसिले में कोई एक और शख्स भी जहाँ बाग हुए थे। वो बड़ी एक पंजाब वाइड न्यूज़ बनी थी। तो ये अब सिलसिला जो है ये किधर रुकेगा, कहाँ तक महदूद रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हमारे पास नुमाइंदा हैं बोल न्यूज़ के मंडी बहाउद्दीन से ही, ज़ीर सियाल साहब। ज़रा उनसे ज़रा तफसील लेते हैं कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है और एग्जैक्टली क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो मंडी बहाउद्दीन पुलिस सर्कल मलिकवाल के इलाके में पेश आया है, जहाँ एक निजी जो मैरिज हॉल है मार्की के अंदर शादी का फंक्शन चल रहा था। तो पुलिस राय के मुताबिक करीबन जो मेहमान थे वो मैरिज हॉल खवातीन और बच्चों से भरा हुआ था। तो जो मुखालिफिन थे उन्होंने मैरिज हॉल के अंदर दाखिल होकर, और यहाँ पर एक बड़ी बात है कि असले के साथ वो लोग मैरिज हॉल के अंदर घुसे हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। और उस फायरिंग के दौरान जो 5 लोग थे वो जो से उनको गोलियां लगी हैं और वो शदीद जख्मी हो गए। और अब ये बताया जा रहा है कि उनमें से जो 2 अफराद हैं जिसमें एक 35 साल जो मोहम्मद तारक है वो जाबाक हो चुका है, और जबकि एक वहाँ पर एक और जो शख्स था 45 साल मोहम्मद अनार वो भी दम तोड़ गया है। जो बाकी जो 3 अफराद हैं वो भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं।
जाबाग और जख्मियों को रेस्क्यू ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और बर वक्त रेस्क्यू के जो क्विक रिस्पॉन्स जो फोर्स वहाँ पे पहुंची है, उन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर THQ मलिकवाल मंडी बहाउद्दीन और DHQ मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल किया है। अब यहाँ पर जो वाक़या है, जो मंडी बहाउद्दीन में आए दिन जो कत्ल और इक़दाम जो कत्ल के जो वाक़यात हैं वो दिन ब दिन ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस दिसंबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान अब तक जो अमवात हैं, कत्ल की जो उनसे वाक़यात हैं, वो 3 अफराद जो उनसे हैं वो कत्ल हो चुके हुए हैं। इसी तरह अगर हम मंडी बहाउद्दीन की ओवरऑल बात करें, तकरीबन इस साल के 11.5 माह के दौरान इस जिला मंडी बहाउद्दीन के अंदर 50 के करीब जो उनसे है जो कत्ल के जो मुकदमात हैं उनका जो पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसमें एक और जो बात मैं शामिल जरूर करूंगा कि क्योंकि मुकदमात की तादाद है वो 50 के करीब है, मगर इनमें सिंगल मर्डर, डबल मर्डर कौन से हैं वो भी शामिल हैं। और इसी तरह इसके साथ जो इक़दाम कत्ल के जो वाक़यात हैं, कत्ल और इक़दाम कत्ल के, वो भी तकरीबन 165 के करीब जो से है वो भी पुलिस रिकॉर्ड मंडी बहाउद्दीन का हिस्सा है। अब ये मुकदमात दर्ज है, इनमें तादाद जो उनसी है वो ज्यादा है, यानी कि जो लोग जख्मी हैं उनकी तादाद उनसे वो ज्यादा बताई जा रही है। अब हम मेरा एक सवाल है, प्लीज वो भी ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, और वो ये है कि क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से कोई गैंग वॉर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, या जनरली मंडी बहाउद्दीन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन माजी में भी अच्छी नहीं रही? आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए जी, मंडी बहाउद्दीन में जो कत्ल और इक़दाम कत्ल के जो वाक़यात हैं वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि वो उसमें तकरीबन इजाफा हो चुका है, क्योंकि इसमें बल्कि एक चीज़ मैं और भी शामिल करता जाऊँ, जो नामालूम डेड बॉडीज होती हैं, जो लाशें होती हैं, वो भी अक्सर औक़ात मिलती रहती है। इसमें क्योंकि जो कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि उनमें जो दफ़ा है वो 302 और 324 जो उनसे वो शामिल कर दी जाती है। जो नामालूम डेड बॉडीज होती हैं वो उनका एक सिस्टम अलहदा होता है, वो क्योंकि वो रिकॉर्ड के पुलिस के पास रिकॉर्ड उनका मौजूद होता है, पर वो क्योंकि नामालूम होती हैं उन पर खासकर कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती है। इसी तरह ये जो वाक़या है ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से असले पर जो सी है वो वाज़िया तौर पर पाबंदी आयद कर रखी हुई है कि कोई भी शख्स या कोई भी जो ग्रोह है वो असले की ना नुमाइश कर सकता है और ना ही उसके बल्कि इस पे कानून हरकत में आएगा। मगर ये तकरीबन थाना से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर ये मार्की है और मेन शाहरा पर ये वाक़या है, और इसके अंदर उन लोगों का मुखालफिन का घुस कर फायरिंग करना, फिर फायरिंग के दौरान उन लोगों की हमारे साथ डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब भी मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ज़हीर साहब भी बता रहे थे कि एक पंजाब में पाबंदी भी लगाई गई है असले को की नुमाइश पे भी, और असला जो है जो इलीगल है उसको वापस करने के ऊपर भी एक जो मुहिम है वो चल रही है। उसके बावजूद ये मंडी बहाउद्दीन में इसका वाक़या जो है ये पेश आया है। अब क्या ये नफ्सियाती तौर पे बताएं कि क्या माशरा जो है ये किस तरफ जा रही है? शादी की तकरीब थी, हमने कई दफ़ा जनाज़ों पे भी सुना है इस किस्म के मामलात होती हैं, ये मंडी बहाउद्दीन से वाक़या आ रहा है। ज़हीर साहब ये भी बता रहे थे कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं आए दिन। अली और मैं ख़ुद भी, हम चूँकि अखबारात जो है वो रोज़ पढ़ते हैं, उसके अंदर भी जो क्राइम का सेक्शन होता है उसके अंदर बदरीज एक इजाफा नज़र आ रहा है हमें क्राइम के ऊपर। क्या एक तरफ हमें जो क्राइम की रुकावट है उस पर सेफ सिटीज़ बन रही हैं, सेफ सिटी प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ खुलेआम असले की नुमाइश भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। क्या नफ्सियाती तौर पे माशरे के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है? आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपने बल्कि थोड़ी देर पहले जब हमारे वसीम साहब ने जो बात की ना उसमें कि अमूमी तौर पर और मजमूई तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये एक बड़ा ऑफेंसिव किस्म का रवैया महसूस हो रहा है। अच्छा, हम अभी भी बहुत बैकवर्ड अप्रोच के साथ जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि हम शायद असलहा जो है वो डिटेन कर लेंगे, उनसे रिटेन कर लेंगे, रीपोजेस कर लेंगे तो शायद इससे अमन जो है वो आ जाएगा। वो दूसरे टूल्स को लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज जो कातिल है ना, कातिल एक प्योरली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें एक बाकायदा क्लस्टर बी टाइप की ये शख्सियत होती है, और उस शख्सियत को कोई एक दिन में नहीं बनती,
हमारी सोसाइटी देख रही होती है, घर वाले देख रहे होते हैं कि नॉन सोशल बिहेवियर है, बंदा बात बात पे गुस्से में आ जाता है, उसका जो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा पोर्शन है ब्रेन का जो हमारे टेम्परामेंट को कंट्रोल करता है। आज तो एमआरआईज के जरिए से, एफएमआरआईज के जरिए से बाकायदा डिटेक्ट हो सकता है कि ब्रेन का अगर वो पोर्शन सिकुड़ा हुआ है तो वो शख्स जो है वो उसके अपने इखलाक पे, अपने रवैये पे, अपने गुस्से पे, हरगिज़ अपने रद्द-ए-अमल पे कंट्रोल नहीं होगा। मेरी जाती राय में मैं ये समझता हूँ कि जहां आप असलहा की डिटेंशन की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे मुजरम किसी न किसी छोटे बड़े केस में हमारे पास आते रहते हैं। अगर वो जेल में आते हैं ना, अगर हम कंफर्म कर दें कि भाई उसका जो है वो न्यूरोलॉजिकल एनालिसिस लाजमी होंगे, और ऐसे लोगों के जिनके अंदर ये साइकोलॉजिकल सिम्टम पाया जाता है कि वो कल को कातिल बन सकते हैं, तो उनको पहले से उनका वो ट्रीटमेंट किया जाए। हम भी जब गुस्से में आते हैं तो कंट्रोल करते हैं ना, उस मैकेनिज्म में बेसिकली उनके यहाँ कमी होती है। पूरी दुनिया में रिसर्चेस हुई हैं कि जिसमें कातिल का जो ब्रेन है वो एक नॉर्मल आदमी के ब्रेन से, जो उसका जो टेम्पोरल लोब है वो सिकुड़ा हुआ होता है। मेरा, आपका या एक नॉर्मल आदमी का ब्रेन का वो पोर्शन जो है वो अपने एक्चुअल साइज पे होता है। तो इट मीन्स कि ये जो एक रिवेंज की एडिक्शन है ना, वो एक खास केमिकल की ज्यादती की वजह से बनती है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर निशानदेही हो जाए, जैसे आप टेम्पोरल लोब की बात कर रहे हैं और किसी का सुकड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं जेल के अंदर भी करना शुरू कर दें और उसके बाद फौरी तौर पर उस शख्स की ट्रीटमेंट कर दी जाए, तो ये प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग की ज़ुमरे में भी आ सकती है एक चीज़। लेकिन वो ट्रीटमेंट्स हैं क्या? आया आप क्या उस शख्स के साथ रवैया इख्तियार कर सकते हैं, कोई थेरेपी कर सकते हैं, कोई अद्वियात हैं इस किस्म की जो उनको दे सकते हैं, तो वो क्या तरीक़ेकार है? उसकी ये बाय गॉड मैं आपसे ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान इतना बैकवर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि ऐसे लोगों का हम ट्रीटमेंट ना कर सकें। ऐसा पॉसिबल है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ ये जो डिजिटल स्कैनिंग्स हैं, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और आगे उन लोगों का बाकायदा एक जैसे एक एडिक्शन जो उससे बड़ा काम है उसकी रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स मौजूद हैं और उनकी रेशो जो है वो बड़ी कामयाब जाती है। तो इन लोगों को भी जेल के अंदर कैद में बंद करने की बजाय हम या जेल के साथ एसोसिएट करके ऐसे रिहेबिलिटेशन यूनिट्स बनाए जा सकते हैं कि हम किसी इंसिडेंट से प्री मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे, पोस्ट मैनेजमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं। हम प्री मैनेजमेंट अगर करते हैं, ऐसे पेशेंट्स अगर डिटेक्ट होते हैं स्कैनिंग के दौरान, तो उनको वहीं पे सेंटर्स में भेजा जाए जहां कहीं उनका जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो, जहां साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग है वहां उनकी थेरेपीज के जरिए से उसको ठीक किया जा सकता है। दैट इज नॉट अ बिग डील। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़हीर साहब, हमने देखा है, मतलब ज़ाहिर है फिल्मों वगैरह में ज़्यादा देखा है, असल लाइफ में तो नहीं देखा, लेकिन हम वाकिफ़ हैं कि अमेरिका में जो इटालियन माफिया है वो शादियों पर, जनाज़ों पर, यहाँ तक कि संडे वाले दिन भी वायलेंस नहीं करते कि लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ चर्च जाना होगा। इसी तरह जो सियाफ़ाम अमेरिका के अंदर गैंगस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि अगर हमने किसी को ऐसी जगह पर मारा जहां उसकी फैमिली भी मौजूद है तो यही अटैक जो है वापस उन पर हो सकता है और फिर फैमिलीज़ जो हैं उनकी जो जानें हैं वो स्टेक पर आ जाएंगी। सो यहाँ पर आप जिस किस्म की सिचुएशन बता रहे हैं, जितने लोग अब इस तरह के शिकार हो रहे हैं जनाज़ों पर, शादियों पर, तो ये मतलब ये वाली सोच यहाँ किसी को मतलब किसी तक पहुँची नहीं, या ये भूल गए हैं, या ये क्या तब्दीली आई है? देखिए सर, यहाँ पर खासकर जो मंडी बहाउद्दीन का जो दरिया जेलब और दरिया चनाब का सेंटर वाला इलाका है, यहाँ पर जो खासकर जो मामलात है वो सबका जो दुश्मनी है, दरीना दुश्मनियाँ चलती जा रही हैं, ज़्यादातर ज़मीनों के बायस या ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो यहाँ पर अरसा दराज से चलती जा रही हैं। अब अफसोसनाक वाक़यात ये है कि जब भी इनको मौका मिलता है किसी पार्टी को भी, वो चाहे साल हो, 2 साल का अरसा गुजरा हो या 10 साल का अरसा गुजरा हो, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो फायरिंग करते हैं या जो भी तरीके कार बनते हैं। ज़्यादातर जो वाक़यात है वो फायरिंग के बायस ही पेश आते हैं और उनको यानी कि कत्ल कर दिया जाता है। और ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है, ये अब सिलसिला चल रहा है। आज एक मर्डर हुआ है, 2 हुए हैं, इसी तरह जब ये एक तरीक़ेकार बन गया है। इसको मैं समझता हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट होने चाहिए जो इस मामलात को मैनेज कर सकें, कानून जो है वो हरकत में आए और इस मामलात को कोशिश करे, सजाएं जो सी हैं वो मुलजमान को मिले।
अब सूरत इस किस्म की है कि लोग जैसे ही उनको मौका मिलता जाता है वो उनको यही करते हैं कि जैसे ही अपना वो जो मुखालफीन होते हैं उनको बस वो जहाँ भी मौका मिलता है उसको बस वो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़ई साहब आपका भी, डॉक्टर इमरान आपका भी। सर मामलात ज़ई साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मामला संजीदा है। इस पर आपके मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले सर हम ये मंडी बादी में जो वाक़या है उसके ऊपर बात कर रहे थे। बोल के नुमाइंदे ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर इमरान हमारे नफ्सियात है वो भी हमारे साथ मौजूद थे। और बात आई थिंक उन्होंने दोनों ने एक ही की कि एक तो ये वाक़यात बढ़ रही हैं, उसका नफ्सियाती बात जो है उस पर डॉक्टर साहब से ज़ाहिर है हमारे पास उनके वक्त थोड़ा महदूद होता है। तो उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ मेजरेबल है, एक चीज़ मैप हो सकती है कि एक शख्स का टेम्पोरल लोब जो है उसकी क्या कंडीशन है, एमआरआईज़ जो है मौजूद हैं और उसके ज़रिए आप ये गलत लफ्ज़ होगा बट आप कह सकते हैं ज़्यादा प्रोन है एक शख्स के ये मामलात पेश आ सकते हैं, उसका रेज ज़्यादा, उसका गुस्सा ज़्यादा है और जो वो गुस्सा इस हद तक जा सकता है वो किसी की जान ले ले। तो अगैन जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक नफ्सियाती मसला है और इसकी प्रीएम्प्टिव किस्म की केयर जो है वो की जा सकती है। तो एक तो ये बात होगी सर। दूसरा आप देख लें कि ये तो चलिए मंडी माउदीन के हद तक वाक़या हुआ है। बाकी आप अगेन जैसे मैं कह रहा था कि आप और मैं जब हम अखबार खोलते हैं, हम सिटी पेजेस वगैरह पे जाते हैं, वहाँ भरी होती हैं कि जी कत्ल का, लाश बरामद होने का और दीगर और कब्ज़े के मामला, फायरिंग होगी, ज़ख्मी हो गए, कत्ल, ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। और ये सब इस चीज़ से हट के कि पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसे अमल में इस वक्त है मौजूद कि वो लोगों का असला जो है उनके हाथों से लेना चाह रही। जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि वो जो डॉक्टर साहब की तजवीज़ थी ना, वो तो इस हद तक थी कि जो लोग हमारे पास जेल में आते हैं फॉर एनी क्राइम, उनकी अगर टेस्टिंग हो जाए और अगर ये हम पहले से अज्यूम एक कर लें कि इसमें टेंडेंसी ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर हम बचा सकते हैं कि उसके हाथों कोई कत्ल हो। लेकिन अब ये कोई आप मैस लेवल पे इस तरह की टेस्टिंग तो नहीं करवा सकते। एक शख्स है जिसने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं, टेंडेंसी उसकी है कि वो उसके हाथ से किसी की जान जा सकती है, पर बात यह है कि वो कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ, वो कभी अभी तक किसी जुर्म में मुलविस ही नहीं पाया गया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब कौन जानता है कि मेरा जो इस वक्त लोब है उसका साइज़ क्या है, वो कितना सुकड़ा हुआ है, कितना नहीं है। लेकिन क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ उसमें एक अच्छा माहौल रहा है जिसकी वजह से मुझे कभी कुछ इस किस्म की चीज़ करनी ही नहीं पड़ी। सो बुनियादी बात यह है कि अब जो मुल्की हालात हैं, सो मैं इससे भी ये कहना चाहता हूँ कि मुल्की हालात का इनसे बहुत ताल्लुक़ होता है कि हालात कैसे हैं, उन हालात में लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं, उन हालात में लोगों का रियासत के ऊपर ट्रस्ट कितना है। कितने लोग जो हैं वो देखते हैं कि गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे जो है ये एक बिल्कुल मेहनत और सीधे रास्ते पर चलने के बजाय डिविएट करने की ज़रूरत है और मुझे उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं। अब इनका क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में आजकल सीसीडी बहुत एक्टिव है और सीसीडी बेसिकली यही तो कर रही है कि जी वो मतलब ऐसे लोग, मतलब एक शख्स उसने कोई जुर्म किया और उसके पीछे सीसीडी कभी भी नहीं जाएगी। सीसीडी तो है ही उनके लिए कि जिनकी 40+ वारदातें हैं, 50+ वारदातें हैं। सो वो मतलब हैबिचुअल एक वो सारा हो चुका है। तो अब बुनियादी बात वो ये है कि एक तरफ सीसीडी जो है सब हमें बता रहे हैं कि जी बड़े इफेक्टिवली वो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने कम नहीं हुए, ज़्यादा हो गए। सो अब फिर सबको एक दफ़ा स्केच बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे बैठने की ज़रूरत है और ये इस पर बात करने की ज़रूरत है कि ये वाला हरबा कितना कारगर है, ये नहीं करते तो फिर क्या करते हैं। सो मतलब पूरी दुनिया में गैंग वॉर्स जो हैं ये पूरी दुनिया इनसे निमट चुकी है, कई मुल्क अभी तक निमट रहे हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो टर्फ वॉर होती है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, क्या उसमें जो है कब्ज़ा माफिया इन्वॉल्व होता है, क्या उसमें अच्छा उन सबको क्या इंसेंटिव दिया जा सकता है या उनका क्या इंसेंटिव है जो कि ख़त्म किया जा सकता है जिसके बाद टर्फ वॉर ख़त्म हो सकती है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं। जिस तरह बड़ी अच्छी आपने आज की बात की कि आपने एक माहिर नफ्सियात को बुलाया। सो हुकूमत भी जब टेबल पर बैठे तो बहुत ज़रूरी है कि माहिर नफ्सियात भी बीच में हो। जी, माहिर नफ्सियात अगेन
जो लोग इस चीज़ को लॉजिकल लेवल पे जाके भी डिस्कस सकते थे। क्रिमिनल लेवल के ऊपर तो बात हो चुकी, एक्शन भी हो चुका। भाई क्यों किया? ताकि इन फ्यूचर हम ऐसे लोगों की निशानदेही कर सकें, और ना सिर्फ निशानदेही कर सकें बल्कि इनके ऊपर किसी किस्म की एक्टिवली चीज़ हो सके। बाकी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, जुर्म वहाँ फिर भी होते हैं, मतलब मर्डर और कत्ले आम किसी किस्म की इस किस्म की चीज़ जो है ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। इसकी मुकम्मल रुकावट तो है, वो एक नामुमकिन सी चीज़ बन गई है। दिस इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन। बट उसके ऊपर क्या इकदाम लिए जा सकते हैं बिसाइड्स कि आप गन कंट्रोल करें? गन कंट्रोल बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।